Hello everyone, I am your friend Mahi and welcome to my channel Study with Dhairya। आज हम स्पेक्ट्रम बुक की चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं। हमने अपना ये जो सीरीज है उसे यूनिट 5 से स्टार्ट किया था। यूनिट 5 से हम स्टार्ट करके चैप्टर 10 हमने कर लिया है प्री प्लस मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें था बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेज। ठीक है, इसे हम प्री एंड मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसी वीडियो में देखने वाले हैं। और इस टॉपिक को करने के बाद फिर मैं आपको लास्ट में 2 क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेंस में पूछे गए हैं। तो अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया जो हम आज करने जा रहे हैं तो आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जो कि है चैप्टर नंबर 11 का। ये है चैप्टर नंबर 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेज। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने पहले ही देख लिया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम इसे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को एओ ह्यूम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो पुराना नाम था वो इंडियन नेशनल यूनियन था 1884 में, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को 28 दिसंबर 1885 को बनाया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम जो थे वो खुद एक सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि ये इनका प्रोफेशन क्या था। ठीक है, और एओ ह्यूम जो थे वो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी भी थे आईएनसी के। और जब आईएनसी बना था तो उस टाइम वॉइसराय थे डफरिन, डफली बजाते हुए आए थे। और आर्किटेक्चर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था बॉम्बे में। और फर्स्ट सेशन जो है इसका 72 डेलीगेट्स के द्वारा अटेंड किया गया था। एंड उस पहले सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे विमोश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और पहली फीमेल्स जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को एड्रेस किया था 1890s में, जब कांग्रेस बना था उसके 5 साल बाद, तो उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। तो आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 आईएनसी कांग्रेस फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेज। अब इसे मॉडरेट फेज क्यों कहा जा रहा है? तो जब हम आईएनसी के स्टार्टिंग फेज, जब ये आईएनसी बनी थी तब की अगर हम बात करें तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे ना, उनमें से ज्यादातर जो लीडर्स थे वो मॉडरेट थे। ठीक है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी जो कि 3 टाइम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। बदरुद्दीन तैयबा जी ऑल्सो, वो भी मॉडरेट लीडर थे। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले एंड एमजी रनाडे, ये सब जो जनरल लीडर्स थे ना वो मॉडरेट लीडर थे। उसके अलावा बीजी तिलक वगैरह जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। बट स्टार्टिंग फेज में जो जब आईएनसी बनी है तो उसके स्टार्टिंग फेज में जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो मॉडरेट नेचर के थे। ठीक है, अच्छा इसको याद करने का एक और तरीका है, कई बार पूछता है कि कौन से जो लीडर्स हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं और कौन से जो लीडर्स हैं वो मॉडरेट हैं। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु एमजी रनाडे। तो ये लोग सब मॉडरेट हैं। ठीक है, और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो है ही। और पहले जो इनके जो पहले जो प्रेसिडेंट थे विमोश चंद्र बनर्जी, ये भी मॉडरेट ही थे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि मॉडरेट ज्यादातर लीडर थे। अब मॉडरेट कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये एरा ऑफ मॉडरेट है 1885 से लेके 1905 तक का। ठीक है, अब इन्हें मॉडरेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज द मॉडरेट लीडर डोमिनेटेड द कांग्रेस पॉलिसीज ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड 1885 से लेके 1905। तो देख रहे हैं मॉडरेट लीडर्स इसमें डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस की पॉलिसीज बनाने में मॉडरेट लीडर का ज्यादा रोल है। अब मॉडरेट लीडर करते क्या थे? मॉडरेट लीडर का जो ब्रिटिशर से बात करने का या फिर अपनी बात रखने का जो तरीका था, वो क्या अप्रोच वो फॉलो करते थे? तो ये 3 चीज करते थे जिन्हें 3P भी कहते हैं, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट भी तो लॉ के अंदर रह के ही, वो किसी भी तरह का नॉन वायलेंस या फिर कोई भी ऐसा चीज नहीं करते थे जो कि कानून के दायरे के बाहर हो। ठीक है, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्वा का। सेफ्टी वाल्वा में क्या कहा गया है कि एओ ह्यूम जो थे उन्होंने फॉर्म किया था कांग्रेस को विद द आइडिया दैट इट वुड प्रूव टू बी अ सेफ्टी वाल्व फॉर रिलीजिंग द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ द इंडियंस लोग जो हैं उनके डिसकंटेंट मतलब असंतोष को रिलीज करने का, निकालने का ये एक मंच होगा। तो सेफ्टी वाल्वा उस तरीके से काम करेगा कि कभी भी इनके जो डिसकंटेंट हैं वो इतने बड़े ना हो पाए कि वो एक नेशनल वाइज एक प्रोटेस्ट में बदल जाए। ठीक है,
तो सेफ्टी वाल्वा का यही कॉन्सेप्ट था कि इनकी जो छोटे छोटे डिसकंटेंट हैं, सोशल इश्यूज पे ये बात करें, जो छोटे छोटे जो इनके डिसकंटेंट है उनको यहीं पे रिलीज कर दिया जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुकर तो सबके घर में होगा, कुकर से जब तक सीटी निकलती रहे ना, सीटी जब तक उसकी देती रहे तब तक वो सही रहती है। अगर वो सीटी ना दे कुकर ना, तो हो सकता है कि वो फट जाए, ब्लास्ट कर जाए। तो वही है कि सीटी देती रहे, उसकी जो प्रेशर है वो धीरे धीरे रिलीज होती रहे, तो वो कभी भी फटेगी नहीं, मतलब कभी भी इतनी बड़ी नहीं बनेगी कि पूरे नेशन वाइज में प्रोटेस्ट होने लगे। तो सेफ्टी वाल्व का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इसी चीज पे बेस था कि उनके छोटे छोटे जो डिसकंटेंट है उनको यहाँ पे रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा इस थ्योरी में कहा गया है, और बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो हैं वो इस थ्योरी में बिलीव करते हैं, जैसे कि हमारे लाला लाजपत राय हैं, वो भी इस थ्योरी में बिलीव करते हैं। बिपिन चंद्र पाल ने भी ये कहा है कि ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, मतलब ह्यूम क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर है, या एज अ कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट होता है ना, उत्प्रेरक, मतलब कि एओ ह्यूम ने लाइटनिंग कंडक्टर का काम किया है या कैटलिस्ट का काम किया है नेशनलिस्ट को एक साथ लाने में। ठीक है, तो ऐसा बिपिन चंद्र पाल भी कहते हैं और लाला लाजपत राय भी कहते हैं। अब हम थोड़ा आईएनसी पे जाते हैं कि आईएनसी आखिर क्या क्या काम कर रही थी। तो आईएनसी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे काम कर रही थी। अगर हम इसको देखें तो आईएनसी के काम करने के लिए ब्रिटिश कमिटी बनाई गई थी। ठीक है, कहाँ पे, लंदन में। कब, 1889 में, जब कांग्रेस बना था उसके 4 साल के बाद। ठीक है, ब्रिटिश कमिटी जो कि वहां पे लंदन में लोगों को जागरूक करने का काम करती थी इंडियंस लोगों के प्रति। अब हमारे एक महान लीडर आते हैं दादा भाई नौरोजी। अगर हम लंदन में काम करने को देखें तो लंदन में इन्होंने बहुत सारे काम किए थे इंडियंस लोगों के फेवर में। ठीक है, और ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्शन लड़ा था और जीते भी थे फिंसवरी से। कब, 1892 में। कब, 1892 फिंसवरी से, और कौन सी पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से। तो ये कुछ 2-3 जो पॉइंट्स हैं ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसे देख लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो मॉडरेट हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो पहला है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। इन्होंने जो भी ब्रिटिश इंपेरियलिज्म की खामियां थी, इकोनॉमिकली जो भी उनमें कमियां थी, जो उन्होंने गलत किया था, उसके बारे में लोगों के बारे में जागरूक किया और उसका क्रिटिसाइज भी किया है। और इसमें एक थ्योरी आती है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। ये किन्होंने दिया था, तो इसमें है दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्ता एंड डी वाचा। ठीक है, कौन कौन है, फिर से देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त एंड डी वाचा। इन्होंने एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी निकाली थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि वेल्थ का ड्रेन होना, वेल्थ को खाली करना। इनका ये कहना था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि भारत से जो भारत की जो संपदा है, जो धन दौलत है, उसको ले जा रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं। कैसे, तो बहुत तरीकों से। जैसे यहाँ से रॉ मटेरियल वो कम दाम पे ले जाया करते थे, कच्चा सामान जैसे कि कॉटन हो गया, फूड के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं वो कम दामों में ले जाया करते थे और उसको वहां की फैक्ट्री में बनवा के यहाँ पे रेडीमेड सामान के रूप में महंगे दामों में बेचा करते थे। ठीक है, और यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था, इंटरप्रेन्योरशिप ऐसा कुछ सुविधा नहीं था, बहुत कम फैक्ट्रियां थी। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो ब्रिटेन में थी वैसी कोई फैक्ट्री यहाँ पे नहीं काम करती थी। वहां की फैक्ट्री में वो कपड़ा बनाते थे और यहाँ पे बहुत महंगे दामों में बेचते थे। इसके अलावा ब्रिटेन के ऑफिशियल्स जो यहाँ काम करते थे या फॉरेन में काम करते थे, जैसे कि सेक्रेटरी वगैरह हो गए, तो उन सबको जो पेमेंट मिलता था वो इंडिया के एक्सचेकर से मिलता था और उनको जो सैलरी पेंशन वगैरह दिया जाता था वो तो फाइनली वहां पे जाता था, मतलब ब्रिटेन में जाता था। तो वो वापस तो इंडिया में आना नहीं था, तो वो भी एक तरह से वेल्थ का ड्रेन हो रहा था। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है इस बारे में बताती है और लोगों को जागरूक करती है। इसके अलावा भी इन्होंने ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन बनाया, मॉडरेट ने ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन बनाया कि ब्रिटिश रूल वाज द मेजर कॉज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इंडिया का जो बैकवर्डनेस का मेन रीजन है ब्रिटिश के द्वारा जो बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीजों की डिमांड की, जैसे कि लैंड रेवेन्यू को कम करने की डिमांड रखी, सॉल्ट टैक्स को खत्म करने की डिमांड की। उसके बाद जो प्लांटेशन लेबरर होते हैं उनके वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने डिमांड रखी है। उसके अलावा मिलिट्री एक्सपेंसेस जो हो रहा है वो कम करने के लिए बात इन्होंने की है। मिलिट्री एक्सपेंसेस अगर कम होगा तो उस पैसे का यूज हम अदर वेलफेयर एक्टिविटीज एजुकेशन वगैरह में कर सकते हैं। तो इस तरह की डिमांड मॉडरेट ने रखी थी। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, तो हमारा है
सेकेंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड प्रोपोगंडा इन लेजिस्लेटिव। उस टाइम एक नारा चला करता था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपको तब तक कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा ब्रिटेन की गवर्नमेंट को जब तक वो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड बीजी तिलक जैसे जो लीडर थे, उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड रखी, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में उस तरह की हमें सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करा दी जाए। उसके अलावा फ्रॉम 1885 टू 1892 नेशनलिस्ट बहुत सारी चीजों की डिमांड रखते हैं। उसमें से दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे नोट किया हुआ है। एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल को एक्सपैंड किया जाए, जो इंडियंस हैं उनके पार्टिसिपेशन को ज्यादा बढ़ाया जाए वहां पे काउंसिल में, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द काउंसिल। उसके अलावा रिफॉर्म किया जाए काउंसिल में, मोर पावर टू काउंसिल, ग्रेटर कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस, फाइनेंसेस पे ज्यादा कंट्रोल दिया जाए मतलब इंडियन लोगों को। ठीक है, अब इन सब का ही परिणाम होता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बन के हमारे सामने ये आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके मेन प्रोविजंस हम देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या किया गया है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज कर दिया गया था। कहाँ कहाँ? तो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, सेंट्रल मतलब जैसे जो सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है ऐसे लोकसभा, और प्रोविंशियल जैसे कि राज्य में होती है ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस तरीके से। तो वहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब हम लोग इंडियंस, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर को बढ़ा दिया गया था। कहाँ कहाँ? सेंट्रल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पहले ये नंबर 6 to 10 हुआ करता था, अब इसे बढ़ा के 10 to 16 कर दिया गया। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उनको कुछ को नॉमिनेट भी किया जाता था। अब ये नॉमिनेशन कहाँ से किया जाता था? तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से, यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज एंड जमींदार वर्ग के जो लोग थे उनसे चुना जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। चुना नहीं जाता था, इलेक्ट नहीं किया जाता, नॉमिनेट, नॉमिनेशन वाले भी यही है। फिर थर्ड पॉइंट आता है पावर ऑफ डिस्कस बजट, बजट पे डिस्कस करने का इन्हें पावर मिल गया था। उसके अलावा क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड टू एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से अब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन एक्सेप्टेड फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्ड जो है इलेक्शन वो मेंशन कहीं नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इलेक्शन वर्ड 1892 वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है उसमें ये वर्ड मेंशन नहीं था इलेक्शन, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन एक्सेप्ट कर लिया गया था नॉन ऑफिशियल मेंबर के द्वारा। अब इसके कुछ, इस प्रोविजन के कुछ लिमिटेशन भी थे कि जो ऑफिशियल मेंबर्स थे ना वो अभी भी मेजोरिटी में थे काउंसिल में। ऑफिशियल मेंबर मतलब ब्रिटेन के जो मेंबर्स हैं वो अभी भी मेजोरिटी में थे। उसके अलावा बजट पे हमें डिस्कस करने का पावर तो मिल गया था, लेकिन उस पर हम वोट नहीं कर सकते थे, ना ही उसको अमेंड करने के लिए हम कुछ भी उसमें प्रोविजन दे सकते थे। और क्वेश्चन पूछने का भी पावर हमें मिला था, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते थे। तो ये लिमिटेशंस भी थी। तो इस इंडियन काउंसिल एक्ट के हमने प्रोविजंस भी देख लिए क्या क्या थे, और इसके लिमिटेशंस भी देख लिए। अब थर्ड पॉइंट आता है कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। क्या क्या रिफॉर्म के हमने डिमांड रखी? तो इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विस जो है उसको इंडियनाइजेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोगों को वहां पे भर्ती करिए। कौन कौन से ग्राउंड पे हमने ये बात रखी? इकोनॉमिक ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि जो उनके जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे ना उनको ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारे वाले को कम मिलते थे। ठीक है, पॉलिटिकल ग्राउंड पे। क्यों पॉलिटिकल ग्राउंड पे कि उनके जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रहेंगे, तो क्या हो रहा है कि हमारे जो वेल्थ है, रेवेन्यू है, उसका ड्रॉन हो रहा है, क्योंकि उनको जो सैलरी पेंशन मिल रहा है वो सब मतलब जा कहाँ रहा है? ब्रिटेन में जा रहा है। तो इंडिया में तो कुछ उसका इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, इंडियन लोगों को कोई फायदा हो नहीं रहा है उससे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर इंडियन लोग रहेंगे तो ये पैसा यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, फिर है मोरल ग्राउंड, जो ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो भी पोस्ट होती थी उस पर इंडियंस को शामिल नहीं करते थे, उस पर इंडियन को भर्ती नहीं करते थे। तो ये से डिस्क्रिमिनेशन था। तो हमने ये डिमांड रखी थी कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज को इंडियनाइजेशन किया जाए, इंडियन लोगों को ज्यादा उसमें भर्ती किया जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कॉल फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल से अलग करने का हमने डिमांड रखा था। उसके बाद हमने क्रिटिसाइज किया था ऑपरेसिव ब्यूरोक्रेसी एंड एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम बहुत
बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, एक्सपेंसिव था, तो हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज किया हमने फॉरेन पॉलिसी को, उस टाइम की जो ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी थी, जैसे वो बर्मा को एनेक्स कर रहे थे, अफगान से हमारा वॉर चल रहा था, नॉर्थ वेस्ट जो ट्राइबल है उनको सप्रेस किया जा रहा था, तो इसकी वजह से जो इंडियन ट्रेजरी है वो बहुत ही ज्यादा नुकसान में जा रहा था, बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रहा था। तो इस पैसे को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं? तो हमने इस चीज की भी डिमांड रखी कि इंक्रीज किया जाए एक्सपेंस ऑन वेल्थ, एजुकेशन पे, सैनिटेशन पे, इन सब चीजों पे आपको ज्यादा एक्सपेंस करना चाहिए, इरिगेशन वर्क पे ज्यादा एक्सपेंस करना चाहिए, एग्रीकल्चरल बैंक खोलने चाहिए ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इस चीज की भी हमने डिमांड रखी थी। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट इंडियन लेबर जो कि ब्रिटेन की अलग अलग कॉलोनीज में रहा, जैसे आज ही हमने 68 बीपीएससी का जो क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें एक क्वेश्चन था गिरमिटिया मजदूर के बारे में, ठीक है, कि वो एक एग्रीमेंट होता था जिसमें ब्रिटेन के लोग इंडियन लेबर को या फिर जो छोटे वर्कर होते हैं उनको अलग अलग कॉलोनीज में ले जाया करते थे। अपनी जो उनकी कॉलोनीज होती थी, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, फिजी हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, अलग अलग कॉलोनीज में ले जाया करते थे लेबर का काम करवाने के लिए। तो उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता था, उनको बेटर ट्रीटमेंट दिलाने के लिए हमने एक डिमांड रखी थी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। अब सिविल राइट का प्रोटेक्शन का भी हमने बात कही। सिविल राइट्स जैसे कि राइट टू स्पीच, थॉट, एसोसिएशन एंड फ्री प्रेस, इस सब की बात रखी। अब ये बात इतनी ज्यादा उस टाइम बहुत ज्यादा चल रही थी, क्यों? क्योंकि उसी टाइम अरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था लीडर्स लोग का, जैसे कि उसी टाइम तिलक को अरेस्ट किया गया था। ये बात है 1897 की, 18 महीने के लिए उनको जेल भेज दिया गया था। उसके अलावा अरेस्ट किया गया था, अरेस्ट एंड डिपोर्ट कर दिया गया था नाटू ब्रदर्स को। अब यहाँ नाटू ब्रदर्स कौन है? तो नाटू ब्रदर्स में दो ब्रदर्स हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों भाइयों का नाम है दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर। दामोदर चापेकर अलग है और बालकृष्ण चापेकर अलग है। इन्होंने क्या किया था कि प्लेग कमिश्नर थे पूना में, नाम था रैंड और एक का नाम आयर्स था। तो दोनों जो प्लेग कमिश्नर थे, उन लोगों ने पूना में जब प्लेग फैला था तो उन लोगों ने, जो वहां के जो लोग थे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। एक तो प्लेग फैला हुआ है, ऊपर से ये इनका अत्याचार कम नहीं हो रहा था, तो इस चीज से गुस्सा होकर नाटू ब्रदर्स ने इनकी हत्या कर दी थी गोली मार के। लेकिन इन पे जो ट्रायल नहीं हुआ था, विदाउट ट्रायल इनको डिपोर्ट कर दिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसके खिलाफ ये जो सिविल राइट्स थे हमारे, उसके लिए हमने आवाज उठाई थी। ये तो हो गया हमारे इन लीडर्स का पॉइंट, मतलब हमने देख लिया, पॉइंट वाइज देख लिया। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे अवेकन द नेशनल सेंटिमेंट्स, नेशनल सेंटिमेंट जगाने में हेल्प की, ये फीलिंग को जगाना कि वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम टू वन नेशन, हम एक नेशन से बिलोंग करते हैं, ये इन्होंने किया। उसके बाद पॉपुलराइज किया मॉडर्न आइडियाज को, एक्सपोज किया एक्सप्लॉयटेटिव जो नेचर है, कैरेक्टर है कॉलोनियल रूल का, ब्रिटेन रूल का। उसके अलावा देयर पॉलिटिकल वर्क वाज बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटीज, नॉट ऑन द सैलो सेंटिमेंट्स, रिलीजन। ठीक है, इनके जो भी काम थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और किसी भी रिलीजन या सेंटिमेंट पे बेस्ड नहीं थे। जो मुद्दे थे, जो वास्तविक मुद्दे थे, उन वास्तविक मुद्दों पे आधारित थे। ठीक है, इतना सब होने के बावजूद भी वो फेल हो गए थे किस चीज में? तो वाइडन देयर डेमोक्रेटिक बेस। उनका डेमोक्रेटिक बेस नहीं था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को शामिल नहीं किया था, फीमेल्स नहीं थी, किसान नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। स्टार्टिंग के आप जो मॉडरेट लीडर्स हैं ना, उनको देखेंगे तो वो बड़े बड़े वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तो इस तरह से जमींदार हैं। इस तरह से उनका जो मानना था कि जो बड़े बड़े जो समझदार लोग हैं वही इन सब मुद्दों को समझ सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। वो मासेस के पावर में बिलीव नहीं करते थे। तो ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक बेस उनका कम था। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा कि एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था इन मॉडरेट लीडर्स को लेके? द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट वाज फेवरेबल टू द कांग्रेस इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में तो वो फेवर करते थे एंड एक्सप्रेस नो एनिमोसिटी टुवर्ड्स देम। कोई दुश्मनी की भावना नहीं थी, बहुत प्यार भाव से रहते थे। और इवन की फ्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट एंड टुक पार्ट इन इट्स डेलिब्रेशन। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, फेवर करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सिर्फ जो सोशल इश्यूज है उन्हीं को उठाएंगे, कभी भी इंडिया एक पूरा नेशनलिज्म की तरफ नहीं जा पाएगा। तो इन्हें ये मानना, इनका ये मानना था। लेकिन द ऑफिशियल एटीट्यूड सून चेंज आफ्टर 1887। 1887 के बाद जल्दी ही उनका बर्ताव जो है वो बदल जाता है। व्हेन द गवर्नमेंट फेल टू परसुएड द कांग्रेस टू कन्फाइन इटसेल्फ टू सोशल इश्यूज। व्हेन द कांग्रेस वाज बिकमिंग क्रिटिकल
ऑफ द कॉलोनियल रूल एंड दे फोकस्ड ऑन द इंडियन नेशनलिज्म। जब जो कांग्रेस है वो सोशल इश्यूज के बाहर बात करने लगती है, जब इंडियन नेशनलिज्म की बात करने लगती हैं, जब वो कॉलोनियल रूल को क्रिटिसाइज करने लगती हैं, तब ऑफिशियल जो है वो अगेंस्ट हो जाते हैं इनके। नाउ द गवर्नमेंट कंडेम द कांग्रेस कॉलिंग द नेशनलिस्ट सेडिशियस ब्राह्मण्स, डिसलॉयल बाबू, इस नाम से वो कांग्रेस को पुकारने लगती हैं। डफरिन ने तो ये भी कह दिया था कि जो कांग्रेस है वो अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन है, तो वो राजद्रोहियों का एक फैक्ट्री है। लेटर द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ डिवाइड एंड रूल। उसके बाद ऑफ कोर्स जो अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अपना ली। उसके बाद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया टू काउंटर कांग्रेस प्रोपेगेंडा। मतलब कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी उसको काउंटर करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया गया। किन के द्वारा बनाया गया था? तो सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस। बनारस के राजा थे राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खान, इन दोनों के द्वारा बनाया जाता है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी अंग्रेजों की काम कर जाती है। सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे नहीं, और भी कई सारे मुद्दे थे जिन पे अंग्रेज लोग हम लोग को बांटने का काम करते हैं, डिवाइड करने का काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राई टू डिवाइड द नेशनलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड थ्रू द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक डिवाइड मॉडरेट अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को भी डिवाइड करते थे, और कैरेट एंड स्टिक मतलब कि जो अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको तो कैरेट, एंड अगर कोई उनको ओपोज कर रहे हैं तो उनको स्टिक, मतलब कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी भी अपनाते थे। रिलीजन के बेस पे भी उन्होंने बांटने का काम किया। तो इस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते थे। तो गवर्नमेंट की ये पूरी पॉलिसी थी, स्टार्टिंग में सपोर्ट करते थे, उसके बाद उन्होंने कंडेम किया और उसके बाद उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। तो इस तरीके से वो पूरा का पूरा अप्रोच रखे हैं स्टार्टिंग के जो मॉडरेट लीडर हैं उनके लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो नेशनलिस्ट की भावना है वो सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है, वो पूरे देश में फैल रही है। ठीक है, आने वाले समय में उस चीज का उन्हें जवाब मिलने वाला था। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और इसमें मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 67th बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड अर्ली नेशनलिस्ट। मतलब कि आईएनसी के बनने के क्या क्या फैक्टर्स थे उसके बारे में बताना है। उसके अलावा जो अर्ली नेशनलिस्ट है, मतलब मॉडरेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनके लिए ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी। तो इस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आईएनसी जो बना है उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं वो तो हमने पिछले क्लास में जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है उसमें उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब जो बात रही सेकंड पार्ट की इस क्वेश्चन की, तो व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड द अर्ली नेशनलिस्ट, तो ये इनकी पॉलिसी थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, क्या उनकी पॉलिसी थी, ये यहाँ पे हमने देख लिया। तो इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ही है ये, 69th बीपीएससी का है ये। ठीक है, तो 69th बीपीएससी का है ये, क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में भी जो शॉर्ट क्वेश्चन सब आने लगे हैं ना, तो उसमें है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में इसमें पूछा गया है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में हमने अभी देखा ना, ये देखिए, ये तो हमने अभी देखा, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, और इसी के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन अगर हम ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं तो इसे हम इजीली लिख सकते हैं कि क्या क्या अब इसमें देखिए अच्छी बात ये है ना कि इसमें ये नहीं पूछा है कि क्रिटिसाइज करना है कि क्या, बस इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पूछना है। तो हम इसके प्रोविजंस भी लिख सकते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस थे, और साथ ही साथ इसके लिमिटेशन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 8 नंबर का क्वेश्चन हमें बिल्कुल 8 के 8 मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे ये चैप्टर नंबर 11 खत्म होता है स्पेक्ट्रम की बुक से। और ऐसा नहीं है कि आप इन सब क्वेश्चंस को सिर्फ स्पेक्ट्रम की बुक से ही कर सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी भी आप कर सकते हैं, या फिर अदर बुक आपको बिपिन चंद्र या फिर किसी की भी जो अच्छी लगती है आप उससे भी कर सकते हैं। पर फिलहाल हम स्पेक्ट्रम की बुक को फोकस कर रहे हैं और उससे हम क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो हम देख रहे हैं प्री एंड मेन्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से हमारा खत्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये वाला चैप्टर नंबर 11 मॉडरेट फेज का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।